हाई स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 12 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे परासरण और परासरण दाब के बारे में, जिसको ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। साथ में जो परासरण होता है उसकी तुलना हम करेंगे विसरण से, क्योंकि दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा प्रक्रिया परासरण होगा अर्थात ऑस्मोसिस होगा और कौन सा प्रक्रिया विसरण अर्थात डिफ्यूजन होगा। यदि परासरण की बात करूँ तो परासरण की प्रक्रिया में जो विलायक के कण होते हैं अर्थात सॉल्वेंट के कण होते हैं वो किसी सॉल्यूशन से लो कंसंट्रेशन अर्थात कम सांद्रता से हाई कंसंट्रेशन अर्थात अधिक सांद्रता की ओर जाएंगे। लो कंसंट्रेशन अर्थात कम सांद्रता का अर्थ है कि उसमें विलेय के कण बहुत कम है, अर्थात जो हमारा विलयन है वो बहुत पतला है, पानी जैसे है। और हाई कंसंट्रेशन अर्थात अधिक सांद्रता या उच्च सांद्रता का अर्थ होता है कि हमारा जो विलयन है उसमें विलेय के कण बहुत अधिक है, अर्थात विलेय अधिक मात्रा में है, अर्थात जो विलयन है वो एक प्रकार से गाढ़ा है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हाई कंसंट्रेशन। और लो कंसंट्रेशन मतलब हमारा विलयन है बहुत पतला, जिसमें पानी की मात्रा अधिक है और जो हमारा विलेय है उसकी मात्रा कम है। तो जो परासरण होता है उसमें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाता है सॉल्वेंट के कण। लेकिन जो विसरण की प्रक्रिया होती है जिसको डिफ्यूजन कहते हैं, उसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाते हैं पूरे सॉल्यूशन, अर्थात उसमें सॉल्वेंट या सॉल्यूट के कण जाएंगे, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं रहता है। ठीक, उसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या होता है वास्तव में। परासरण के ठीक विपरीत होता है विसरण का प्रक्रिया, और विसरण अर्थात डिफ्यूजन की प्रक्रिया मुख्य रूप से गैसों में देखी जाती है, और सॉल्यूशन में तो होता ही है लेकिन गैस में बहुत ज़्यादा मात्रा में देखे जाते हैं। तो इनको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। परासरण की यदि मैं बात करूं तो इस हिसाब से आप इसका डेफिनेशन बना सकते हैं। परासरण हम ऐसा बोल सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें जो हमारा विलायक है अर्थात सॉल्वेंट है वह अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर मूव करे, गति करे। अब कम सांद्रता का अर्थ हमें बताया कि विलेय अर्थात सॉल्यूट के कण कम रहेंगे, और अधिक सांद्रता का अर्थ है कि उसमें सॉल्यूट के कण अधिक रहेंगे। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये हमारा एक पूरा कंटेनर है, इसके बीच में मैं ये लगा रखा हूँ अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली, पारगम्य का अर्थ होता है आर पार करना, अर्ध मतलब आधा आर पार होना। आधा आर पार होना का अर्थ है कि ये झिल्ली ऐसी झिल्ली होती है जिसमें से जो विलयन का सिर्फ सॉल्वेंट वाला हिस्सा अर्थात विलायक है वही पार हो पाता है, विलेय इसके बाहर ही रुक जाता है। ठीक, इसलिए इसको बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। ये एक प्रकार से सेलेक्टिव झिल्ली होता है। ठीक है, यदि मैं एक कंटेनर लूँ, उसमें एक कंटेनर के बीचों बीच अर्धपारगम्य झिल्ली को लगा दूँ, जिसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है या SPM भी कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण जैसे मनुष्य का चमड़ी हो गया, या फिर जो जंतु या पादप कोशिका के सामने ऊपर वाले सेल मेम्ब्रेन होगा, या अंडा का जो पतला लेयर रहता है कैल्शियम कार्बोनेट के नीचे वाला, ये सब इनके उदाहरण है। इसके ढेर सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली एक पतला झिल्ली रहेगा जो कि सिर्फ विलायक अर्थात सॉल्वेंट को जाने देता है, इसलिए इसको अर्ध बोलते हैं, अर्थात चुन के ही उसको जाने देगा और विलेय को सॉल्यूट को बाहर ही रोक देगा। ठीक, तो ये हम कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में कम सांद्रता का विलयन अर्थात इसमें हमने जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट ये है अर्थात ये विलेय है, और बाकी जो नीले कलर में है वो क्या है, विलायक। एक प्रकार से विलयन बन गया कम सांद्रता का विलयन, ये हो गया अधिक सांद्रता का विलयन। क्यों? क्योंकि इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल अधिक है। अधिक सांद्रता अर्थात हाई कंसंट्रेशन, कम सांद्रता अर्थात लो कंसंट्रेशन। तो इसमें होता क्या है, जब इसको अर्धपारगम्य झिल्ली से रख देते हैं तो इस साइड के जो ये जो विलायक अर्थात जो सॉल्वेंट के पार्टिकल रहते हैं वो इस झिल्ली को पार कर करके इधर चले जाते हैं। इस झिल्ली के बीच में क्या होता है, छोटे छोटे बारीक छेद होते हैं। वो छेद सिर्फ विलायक को जाने देते हैं, विलेय के कण को रोक देते हैं, क्योंकि विलेय के कण उस छेद को पार नहीं कर पाते। ठीक है, वो इतना बारीक छेद होता है कि विलेय के कण को रोकने का काम कर देता है। तो सिर्फ इसमें से क्या है, जो विलायक हैं वो सब अंदर चले जाते हैं इधर, और विलेय के कण बाहर रुक जाते हैं। अब इसको मैं थोड़ा देर बाद देखूं तो इसकी स्थिति हमको कुछ ऐसे दिखती है। इसमें से सारे विलायक जब इसमें जाना शुरू करेंगे तो देखिए इसका वाटर का लेयर ऊपर हो जाएगा, लेकिन विलेय के कण इधर ही रह गए। तो ये विलेय के कण यहाँ पड़े हुए हैं, विलायक यहाँ पहुँच गया। लेकिन ये प्रक्रिया ऐसा नहीं कि पूरा नीचे हो जाएगा और ये ऊपर उठ जाएगा। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक जो हमारा विलयन है, दोनों कम सांद्रता वाला और अधिक सांद्रता वाला, दोनों का जो सांद्रता है वो एक बराबर हो जाए। सांद्रता का अर्थ है कि दोनों में जो वाटर का लेवल है वो मेंटेन हो जाए, अर्थात ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा रहे ना तो बहुत कम गाढ़ा रहे, मतलब दोनों एक प्रकार से मीडियम लेवल पे आ जाएंगे, तब ये प्रक्रिया रुक जाएगी। अर्थात इनके बीच में एक प्रकार से साम्य उत्पन्न हो जाएगा, साम्य अवस्था उत्पन्न हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा। अर्धपारगम्य झिल्ली मुख्य रूप से काम क्या करेगा, यह विलायक को जाने देगा, इसमें से विलेय को बाहर ही रोक देगा, जैसे यहाँ पे रुक गया है। तो ये उम्मीद करता हूँ समझ लिया होगा आपने। अब परासरण की यदि मैं बात करूँ तो परासरण का खासियत है यह केवल द्रव में पाया जाता है, अर्थात गैस में ये परासरण की प्रक्रिया हमको दिखेगी नहीं, और केवल विलायक गति करते हैं, अर्थात विलेय वहीं पड़े हैं। देखिए सिर्फ विलायक इस एक जगह से दूसरी जगह मोशन कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। और एक और गुण है इसका कि इसमें हमको अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता पड़ेगी, बिना अर्धपारगम्य झिल्ली के यह प्रक्रिया नहीं होगा। लेकिन
विसरण की यदि मैं बात करूं, जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है लेकिन उसको जानना जरूरी है। विसरण की यदि बात करूं तो विसरण में ठीक इसका उल्टा होगा, वहाँ अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होगी। विसरण की जो प्रक्रिया है वो द्रव के साथ गैस में भी पाया जाता है और गैस में स्पेशली बहुत अधिक दिखता है, और उसमें विलायक और विलेय दोनों अर्थात विलयन के सारे कण एक जगह से दूसरी जगह गति करते हैं। जैसे विसरण का सबसे अच्छा उदाहरण है, पानी का एक बकेट लूँ अर्थात बाल्टी लूँ और उसमें मैं उजाला का एक बूंद डालूँ, तो उजाला का एक बूंद क्या होता है, पूरे पानी में सभी तरफ फैल जाता है, तो वह एक विसरण का उदाहरण है। उसमें अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो विलयन है वो पूरे गति करते हैं, अर्थात उसके विलायक और विलेय दोनों एक साथ, तो उसमें उजाला क्या होता है, पूरे बकेट में फैल जाता है। इसी तरीके से अगरबत्ती का उदाहरण ले सकते हैं। अगरबत्ती को एक किनारे पे जलाएंगे तो पूरा कमरा सभी तरफ खुशबूदार हो जाता है, तो इसका कारण यह है कि अगरबत्ती जहाँ से धुआं छोड़ रहा है जिस जगह से, वो हो गया अधिक सांद्रता, और जिस पूरा कमरा खाली था और उसका धुआं उस जगह पर धीरे धीरे फैल रहा है तो वो हो गया कम सांद्रता। तो अधिक से कम की ओर होगा विसरण की प्रक्रिया में। तो उसको आप सामान्य रूप से जानें कि विसरण ठीक इसका उल्टा होगा, उसमें इनका जरूरत नहीं पड़ेगा। अर्धपारगम्य झिल्ली विसरण द्रव और गैस दोनों में पाया जाता है और विसरण में विलायक विलेय दोनों गति करते हैं। यहाँ सिर्फ विलायक, तो आपको परासरण याद रखना है जिसको ऑस्मोसिस कहा जाता है, और इनके काम याद रखने हैं। अब अर्धपारगम्य झिल्ली की बात करूँ तो अर्धपारगम्य झिल्ली हमारे पास दो टाइप के होते हैं। देखिए, वह झिल्ली जो केवल विलायक को आर पार जाने दे, ठीक है, पारगम्य मतलब आर पार होना, और अर्ध मतलब आधा, क्योंकि ये सेलेक्ट करके भेजता है सिर्फ विलायक को, विलेय को रोक देता है, क्योंकि इसके जो छेद होते हैं झिल्ली के वो बहुत बारीक होते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के अर्धपारगम्य झिल्ली हो सकते हैं, एक होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है कृत्रिम। प्राकृतिक अर्थात जो नेचर में उपलब्ध है हमारे पास, जैसे अंडे में जो पाया जाता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ पार्चमेंट झिल्ली, पार्चमेंट झिल्ली, या फिर जंतु झिल्ली। जंतु झिल्ली का अर्थ होता है सेल मेम्ब्रेन, अर्थात कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, या फिर बोल सकते हैं पादप झिल्ली, या फिर जिसको पादप कोशिका का भित्ति कहा जाता है, बाहर का लेयर। इस तरीके से ढेर सारे इसके एग्जाम्पल हैं। कृत्रिम की यदि बात करूं तो मनुष्य जब लैब में प्रैक्टिकल करता है तो इन प्राकृतिक के अलावा कृत्रिम भी लैब में बनाए गए हैं। इसका नाम है कॉपर फेरोसाइनाइट, ये याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, फेरोसाइनाइट। इसका सूत्र ये है Cu2 FeCN6, ये कॉपर फेरोसाइनाइट। और ये जो नाम है अर्थात जो एक अपना कंपाउंड है, इसका हम नामकरण पढ़ेंगे अपना एक यूनिट है इससे संबंधित कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसमें उपसंयोजी यौगिकों का रसायन वाला यूनिट है उसके अंतर्गत। तो उम्मीद है प्राकृतिक और कृत्रिम जो अपना अर्धपारगम्य झिल्ली है इसका कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा। प्राकृतिक अर्थात जो प्रकृति में उपलब्ध है, कृत्रिम अर्थात मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम पूछता है किसी किसी पेपर में, कृत्रिम कैसे होते हैं। अब देखिए, हम जानते हैं कि परासरण का प्रक्रिया मतलब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना, लेकिन परासरण के अपने प्रकार भी है, क्योंकि परासरण जो हमारा कंपाउंड रहता है उसके अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम परासरण को टोटल 3 प्रकार से बांट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 2 प्रकार पढ़ेंगे। तीसरा प्रकार को जब मैं परासरण दाब अर्थात ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ाऊंगा उस समय बताऊंगा, ठीक है। तो पहला है अपना अंतः परासरण। अंतः अर्थात अंदर होगा परासरण का प्रक्रिया, इसको हम बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस में होगा क्या कि यदि मान लो मेरे पास किशमिश है, ठीक, ये हमारा जल है और जल के अंदर मैंने क्या किया है, किशमिश को डाल दिया है। ये किशमिश हो गया जिसको रेजिन भी कहा जाता है। अब जल क्या हो गया, कम सांद्रता, और किशमिश क्या हो गया, अधिक सांद्रता। और परासरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, देखिए, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करना। और जो किशमिश का लेयर है, किशमिश क्या है, अंगूर का सूखा वाला हिस्सा है पूरा, और वो उसका जो बाहर का हिस्सा है वो क्या है, वास्तव में ये किशमिश है यदि मेरा, तो इसके बाहर में ये जो उसका लेयर है वो छोटा छोटा छेद रहता है, ये, और ये जो छेद रहता है, यही जो बाहर का लेयर, ये अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करता है, ठीक है। तो जो जल के कण है या जल के अणु है वो क्या होगा, यहाँ से उसके अंदर, किशमिश के अंदर जाना शुरू कर देगा, और जो हमारा किशमिश है वो ऐसा बड़ा सा फूल जाएगा, अर्थात इतने से ही इतना हो जाएगा, अर्थात फूला हुआ किशमिश। तो उदाहरण में क्या बोल सकता हूँ, किशमिश का फूलना, ठीक है, किशमिश का फूलना। परासरण की प्रक्रिया कहाँ हुई, परासरण की प्रक्रिया अंदर में हुई। अंदर क्यों, क्योंकि जल इस किशमिश के अंदर चला गया। जल अर्थात हो गया कम सांद्रता और किशमिश हो गया अधिक सांद्रता। जल कम सांद्रता अर्थात जल सिर्फ विलायक है, और किशमिश अधिक सांद्रता अर्थात किशमिश के अंदर पानी नहीं है, उसमें अब सिर्फ शक्कर है, क्योंकि किशमिश क्या होता है, एक प्रकार से मीठा होता है। तो शक्कर अर्थात विलेय के सिर्फ कण उपस्थित है, इसलिए उसकी सांद्रता अधिक, कंसंट्रेशन अधिक, इसलिए इसके अंदर चला गया और वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जिसको मैं रेड कलर से दिखाया हूँ। अर्थात सिकुड़ा किशमिश क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, परासरण अंदर होता है, परासरण की क्रिया अंदर हो,
तब उसको हम क्या बोलेंगे, अंतःपरासरण। नेक्स्ट है बाह्य परासरण। बाह्य परासरण को कहा जाता है एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस मतलब इसमें परासरण की प्रक्रिया बाहर होगी। अब जैसे मान लो मेरा ये विलियन है और ये NaCl है, सोडियम क्लोराइड का विलियन। वो कैसा होता है, गाढ़ा होता है। उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, अंगूर को डाल दिया। ये हमारा अंगूर है, ये हमारा अंगूर है इस तरीके से। अब अंगूर को डाल दिया तो होगा क्या, थोड़ा देर के बाद ये चूंकि सोडियम क्लोराइड क्या हो है, ये गाढ़ा, अर्थात इसकी सांद्रता क्या होगी, अधिक, क्योंकि इसमें विलय के कण अधिक है ना। विलय है खुद सोडियम क्लोराइड, इसका घोल मैं लिख सकता हूँ, सोडियम क्लोराइड का घोल या विलियन। इसमें हमने क्या डुबा दिया है, अंगूर को। अब अंगूर के अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है, और अंगूर के बाहर का खोल क्या काम करेगा, अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करेगा, जो कि यहाँ पे मैं बना रखा हूँ इस तरीके से। तो अंगूर के अंदर का जो पानी है वो चल आएगा यहाँ सोडियम क्लोराइड में। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं परासरण मतलब क्या होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करना। तो इस तरीके से जो अंगूर बड़ा रहता है वो क्या हो जाता है, पिचक जाता है, अर्थात सिकुड़ जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरीके से छोटा किशमिश जैसे। अर्थात मैं क्या बोल सकता हूँ, अंगूर का सिकुड़ना, अंगूर का सिकुड़ना। ये किसका उदाहरण है, बाह्य परासरण का। अर्थात परासरण की प्रक्रिया कहाँ हुई, इसमें क्या हो रहा था, इसमें जल अंदर जा रहा था, अर्थात परासरण की प्रक्रिया अंदर हो रही थी, इसलिए जो अपना किशमिश था वो फूल रहा था। यहाँ परासरण की प्रक्रिया बाहर की ओर हो रही है, इसलिए जो अपना अंगूर है वो क्या हो रहा है, पिचक रहा है। मैं बोल सकता हूँ इसको फिर परासरण की क्रिया बाहर हो तब हम उसको क्या बोलेंगे, बाह्य परासरण। इसी तरीके से एक तीसरा भी प्रकार होता है परासरण का, विपरीत परासरण बोलते हैं, विपरीत परासरण। इसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। रिवर्स अर्थात उल्टा। अर्थात परासरण की प्रक्रिया में क्या हो रहा था, परासरण की प्रक्रिया में यह हो रहा था कि ये कम सांद्रता से विलायक अर्थात सॉल्वेंट अधिक सांद्रता की ओर जाता था, ठीक है। लेकिन विपरीत परासरण में क्या होगा, बाहर से हम जब दाब लगाएंगे, कोई बल लगाएंगे मशीन लगा के, तो इसका ठीक उल्टा होने लगेगा। अर्धपारगम्य झिल्ली लगा रहेगा और अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आना शुरू कर देगा। कौन, जो विलायक है हमारा वो, ठीक है। तब उसको हम बोलेंगे विपरीत परासरण। इसको हम और डील करेंगे जब परासरण दाब पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए होंगे, इनका अर्थ क्या होता है ये, और विपरीत परासरण भी आपने थोड़ा बहुत समझ लिया होगा। विपरीत परासरण अर्थात परासरण के विपरीत प्रक्रिया को हम बोल रहे हैं विपरीत परासरण। यही प्रक्रिया जो हमारे घरों में जैसे केंट RO हो गया, प्योरीफायर हो गया, अर्थात पानी जो फिल्टर करने का मशीन लगा रहता है वो इसी पे आधारित है। इस वजह से इसको जब परासरण दाब को डिफाइन किया जाएगा उस समय इसको हम डिटेल पे समझेंगे। तो इस तरीके से 3 हमारे परासरण के प्रकार होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। इनको नोट करिए, फिर हम परासरण दाब समझते हैं कि परासरण दाब क्या है और उसका डेरिवेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं परासरण दाब क्या होता है। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा होगा, परासरण दाब जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, कि परासरण के समय लगाया गया दाब। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी इसका डेफिनेशन नहीं बनता है। अर्थात परासरण के समय लगाया गया दाब यदि लिखते हैं तो वो गलत रहेगा। तो इसको हम समझते हैं कि परासरण जब प्रक्रिया होते रहती है तो उस परासरण को रोकने के लिए जो बाहर से दाब लगाया जाता है, अर्थात मशीन के द्वारा या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उस दाब को हम बोलते हैं परासरण दाब अर्थात ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। कहने का अर्थ है कि परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है, अर्थात बाहरी दाब लगाया जाता है। उस बाहरी दाब को ही कहा जाता है परासरण दाब, अर्थात बाहर से हम बल लगाते हैं परासरण को रोकने के लिए। तो डेफिनेशन आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब इसको हम समझते हैं वास्तव में परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इस चित्र के माध्यम से। इस चित्र में हमने जैसे इसके पहले भी यही चित्र समझा हुआ था। ये कम सांद्रता अर्थात लो कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन का अर्थ है कि विलेय अर्थात सॉल्यूट की मात्रा उसमें कम है, और ऐसा नहीं है कि लो कंसंट्रेशन अर्थात उसमें विलेय ही रहेगा। इसमें सिर्फ हम विलायक भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है ये सारे ये जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो विलेय के कण हैं इसको हम लें। मैं यहाँ पे कम सांद्रता और अधिक सांद्रता को डिफाइन करने के लिए चीज़ लिखा हूँ। यहाँ पे अधिक सांद्रता का अर्थ है कि विलेय की मात्रा अधिक, अर्थात ये घोल गाढ़ा है और ये घोल पतला है। तो ज़रूरी नहीं इस साइड पे यही चित्र बनाएं, इस साइड पे ये रहेगा ही। इस साइड पे आपको सिर्फ ये जो नीला लाइन पे लगा रखा हूँ, अर्थात जो विलायक है सिर्फ उसको भी आप लेंगे तो भी परासरण की क्रिया होगी, ठीक। यहाँ पे आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि कम सांद्रता कौन सा है, अधिक सांद्रता कौन सा है। इसी की जगह आपको किसी किसी बुक में विलायक लिखा मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ विलियन लिखा मिलेगा। विलायक जब लिखा रहेगा अर्थात सॉल्वेंट लिखा रहेगा या फिर प्योर सॉल्वेंट जिसको शुद्ध विलायक कहते हैं, तब ये जो गोल बबल्स लगा रखा हूँ सॉल्यूट के लिए, इसको आपको हटाना पड़ेगा, ठीक। तो चित्र में आपको थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे यदि वैसा बनाना है तो, बाकी इस कंसेप्ट आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखिए परासरण की क्रिया किसको बोलते हैं।
अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जो कम सांद्रता में के तरफ विलायक के कण रहते हैं उसका अधिक सांद्रता वाले जो विलयन है उसकी ओर जाना, क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली जिसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या फिर अंग्रेजी में शॉर्ट में SPM बोल देते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसका खासियत रहता है सिर्फ विलायक अर्थात सॉल्वेंट के कण को आर पार जाने देता है, सॉल्यूट को बाहर रोक देता है। तो जब परासरण की प्रक्रिया होगी तो क्या होगा, यहाँ से हमारा जो सॉल्वेंट रहेगा वो किसकी ओर जाएगा, इस कंटेनर की ओर, अर्थात इस अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके। अब जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे वाटर का लेवल गिर जाएगा। अब कितना गिरा, सपोज यहाँ से यहाँ तक गिर गया तो यहाँ से पूरा इतना गैप तक गिरा है इसकी अपेक्षा, लेकिन क्या हुआ इसी समय इतना पूरा गैप बढ़ गया है, मतलब ये वाला पूरा पोर्शन तक का गैप बढ़ गया। ठीक, ये हो गया परासरण की प्रक्रिया। कहने का अर्थ है कि परासरण जब होगा तो यहाँ से जो अपना विलायक है इसमें चला जाएगा और वो हमको इस तरीके से दिखने लगेगा। अब देखिए यहाँ पे कमी कितना हुआ, इतना का इस साइड पे, अर्थात इस जो हमारा कम सांद्रता वाला था वो उस साइड पे, और अधिक सांद्रता वाले में क्या होगा, यहाँ का जो विलायक था वो यहाँ चला गया, इसलिए इसका लेयर बढ़ गया। अब सोचिए थोड़ा देर के लिए कि मैं इसी समय, चूँकि ये परासरण का प्रक्रिया हो रहा था इस वजह से इसका लेवल ऊपर, अर्थात ये यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया इस वाले कंटेनर में, बगल वाले में जिसका कंसंट्रेशन अधिक है, अर्थात ये हाई कंसंट्रेशन वाला है, हाई कंसंट्रेशन उच्च सांद्रता या अधिक सांद्रता, और ये है लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन। इसी तरीके से ये भी लो और ये वाला हाई कंसंट्रेशन। अब चूँकि परासरण की प्रक्रिया हुई तो ये यहाँ से जाते गया लगातार, ये तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों बैलेंस नहीं हो जाए, अर्थात दोनों जो अपना सॉल्यूशन है उसके जो कंसंट्रेशन है या सांद्रता है वो समान ना हो जाए, वह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक चला गया। अब सोचिए कि यहाँ से यहाँ तक गया, तब ये जो यहाँ का जो लिक्विड रहा होगा वो कुछ ना कुछ इस पर्दे को पार करने के लिए बल लगाया होगा, अर्थात फोर्स लगाया होगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ दाब लगाया होगा। अब यहाँ से यहाँ तक चला गया तो ऐसे हो गया। अब ये लिक्विड यहाँ से यहाँ ना जाए इसके लिए मैं क्या कर दिया हूँ, ये पिस्टन लगा दिया हूँ। ठीक है, अब पिस्टन यदि नहीं लगा रहता तो ये जो सॉल्यूशन है हमारा वो इस तरीके से दिखने लगता। अब पिस्टन लगा दिया तो क्या हुआ, ये जो लिक्विड इतना ऊंचा चढ़ गया है ये क्या हो जाएगा, इतना नीचे दब जाएगा ना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। अब दब जाएगा तो क्या होगा, इसमें जो लिक्विड चला गया है वो कहाँ आ गया, यहाँ से वापस इसमें आ गया, पहले जैसा बन गया, अर्थात शुरुआत में जो था उस तरीके से। तो मेरे द्वारा जो दाब लगाया जा रहा है इस पिस्टन के द्वारा, अर्थात व्यक्ति लगा रहा है पिस्टन के द्वारा दाब, या फिर कोई भी मशीन, पिस्टन मतलब ये क्या है, ये पूरा कंटेनर को घेर के रखता है और एक प्रकार से ये सामान होता है लोहे का जो नीचे प्रेशर या दाब लगाने का काम करता है। तो इस पिस्टन को मैंने नीचे दबाया तो क्या हुआ, इतना जो अपना वाटर चढ़ गया था ऊपर द्रव, वो द्रव नीचे बैठ गया। अब नीचे बैठ गया तो मैंने जो बल लगाया अर्थात दाब लगाया इस पर, उसको हम बोलते हैं पाई, अर्थात परासरण दाब। परासरण दाब को पाई से डिनोट करते हैं। अब पाई का अर्थ यहाँ पे 3.14 या 22/7 नहीं है, वो गणित के केस में होता है, यहाँ पे हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और यहाँ पे जो परासरण दाब है उसको पाई से डिनोट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। अर्थात मैं क्या बोल सकता हूँ, जो बाहरी दाब था हमारा, बाहरी दाब वही क्या है वास्तव में, वही है पाई अर्थात परासरण दाब। और ये बाहरी दाब क्या था, यह बाहरी दाब जो परासरण को रोक दे, परासरण को रोक दे, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पाई। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा, किसको हम बोल रहे हैं, परासरण दाब। परासरण क्रिया होता तो ये ट्रांसफ़र होता और इस तरीके से हो जाएगा। अब इतना हो गया, अब ऊपर से मैं पिस्टन लगा के वापस इसको पहले जैसा इस तरीके से बना दिया। तो इस पिस्टन के द्वारा जो नीचे दाब लगाया गया, कितना दाब लगाया गया, जिससे क्या है परासरण की प्रक्रिया सामान्य पहले जैसा हो जाए, अर्थात परासरण की प्रक्रिया हो ही ना, उसको रोकने का काम करे। इसीलिए देखिए इस कंटेनर का लेवल और इस कंटेनर का लेवल एक बराबर हो गया है, क्योंकि इतना तक जब हम इस पिस्टन को दबाएंगे तो उस समय क्या होगा, अब यहाँ से जो लिक्विड है इधर जाएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये बाहर से हमने बल लगा दिया इसके द्वारा। तो ये जो हम बल लगा रहे हैं ना यहाँ से इस लिक्विड को फ्लो होने से, अर्थात परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, उसको हम बोल रहे हैं परासरण दाब, जिसको पाई से डिनोट कर रहे हैं, अर्थात दर्शा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट के द्वारा हम जो हमारा तीसरा प्रकार था ऑस्मोसिस या परासरण का, उसको समझते हैं। वो क्या होता है, विपरीत परासरण, या जिसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है, या इसी को प्रतिलोम परासरण भी कहा जाता है। संक्षिप्त में इसको आरओ कह देते हैं। आरओ आपने देखा होगा घरों में केंट का या फिर प्योरेट का वाटर प्योरीफायर लगा रहता है, जिसमें अलग अलग ऐड आते हैं टीवी में,
पानी को छानने वाले इतने बड़े बड़े मशीन होते हैं। तो उसी को, वो जो मशीन होता है वो इसी विपरीत परासरण के सिद्धांत पर काम करता है और उसी को आरओ कहा जाता है। आरओ अर्थात रिवर्स ऑस्मोसिस। उस मशीन की खासियत ये रहती है कि परासरण की क्रिया तो इस तरीके से होती है, लेकिन वहाँ पे उल्टा होता है। अर्थात ये तो हमारा मेम्ब्रेन लगा रहेगा सेमी परमेबल अर्थात अर्धपारगम्य झिल्ली, लेकिन हम इधर का जो अपना विलायक रहेगा उसको हम इधर शिफ्ट करेंगे। अब देखिए ये क्या होगा, वह परासरण जिसमें बाहरी दाब का मान परासरण दाब से अधिक हो जाए। बाहरी दाब अर्थात हम जो बाहर से एक्स्ट्रा ये पिस्टन को लगा रहे हैं। अब देखिए पिस्टन को हमने एक निश्चित लेवल पर लाने के लिए इतना तक दाब लगाया, तब तो हम उसको बोल रहे हैं परासरण दाब, क्योंकि वो परासरण को रोकने का काम कर रहा है। अब सोचिए इस पिस्टन को मैं पूरा नीचे धकेल दूँ, नीचे धकेलूँगा तो क्या होगा, अब यहाँ के जो लिक्विड है इधर शिफ्ट होना शुरू करेंगे ना। ये देखिए ये सामान्य था, है वही डायग्राम सेम, कोई अंतर नहीं है। तो क्या होगा, इस पिस्टन को मैं नीचे धकेलूँगा तो यहाँ के लिक्विड क्या होगा, इसको जो अर्धपारगम्य झिल्ली है उसको पार कर करके कहाँ आएंगे, इधर। और कौन से लिक्विड, सिर्फ विलायक। क्यों, क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली जो हमारा रहता है, जो इसको मैंने रेड कलर के लाइन से दिखाया है, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने इसका नाम लिखा है, आप नाम यहाँ से देख लेंगे, हर में वही नाम है सेम। तो विलायक यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आना स्टार्ट करेगा और यहाँ आएगा, और इसको मैं नीचे दबाते जाऊँ तो क्या हो जाएगा, पूरा विलायक यहाँ आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा, क्या चीज़ नहीं आया, यहाँ पे विलेय नहीं आया, ठीक है। अब इसका उपयोग हम करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस या विपरीत परासरण का उपयोग। हम लोग समुद्र का जो जल रहता है या फिर गंदे पानी रहते हैं, अर्थात जहाँ के जो पानी है वो पीने लायक नहीं रहते, वो इस तरीके का उपयोग करते हैं। उसमें होता क्या है, मशीन के अंदर रख देते हैं और मशीन इसी तरीके से काम करता है। अर्थात ये मान लो हमारा नमक का पानी हो गया और ये वाला साइड खाली है, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, फिल्टर लगा दिया है। फिल्टर अर्थात अर्धपारगम्य झिल्ली को, अब यहाँ से मशीन के द्वारा दाब लगाने से क्या होगा, यहाँ का जो नमक का पानी है या फिर गंदा पानी वो इसमें से छन के इधर आ जाएगा। कैसे छनेगा, इस झिल्ली की खासियत रहती है अर्धपारगम्य झिल्ली की कि सिर्फ विलायक को जाने देता है, और जो हमारा पानी है पीने का, उसमें जो शुद्ध पानी है वो विलायक है, वो विलायक इधर आ जाएगा। और उसमें जो गंदगी है, जैसे नमक हो गए, यदि मैं समुद्री जल को लूँ यहाँ पे तो, या फिर सामान्य ज़मीन के अंदर का पानी लूँ तो मिट्टी हो गए, कंकड़ हो गए, या फिर कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट हो गए, जो कि पानी में पाए जाते हैं सामान्य रूप से, जिसको कठोर जल कहा जाता है, ठीक है। तो उस टाइप के जल को इस तरीके से फिल्टर करते हैं, अर्थात गंदगी इस साइड रुक जाता है इस तरीके से, इस मेम्ब्रेन की खासियत की वजह से, क्योंकि किसको शिफ्ट कर रहा है, सिर्फ विलायक को। और कहाँ से कहाँ कर रहा है, देखिए ये क्या है, ये हाई कंसंट्रेशन उच्च सांद्रता, और ये क्या है, लो कंसंट्रेशन। कहाँ से कहाँ पहुँच गया, हाई से लो में पहुँच गया ना। देखिए इसीलिए मैं इस लाइन को लिख रखा हूँ कि ये अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर जाता है, और इसमें भी अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। ये इसका उपयोग स्पेशली जो समुद्र के किनारे वाले देश हैं या फिर जहाँ पे पानी की कमी रहती है, सामान्य पीने वाले पानी की, और वहाँ पे समुद्र के पानी बहुत उपलब्ध है, जैसे सऊदी अरब हो गए, इराक हो गए, ये ऐसे देश होते हैं जहाँ पे तेल के कुएं रहते हैं, वहाँ पीने का पानी नहीं रहता है। तो पीने के पानी वो लोग समुद्र से इसी माध्यम से द्वारा छान कर उपयोग करते हैं। और इसी तरीके का उपयोग हम लोग घर में भी प्योरेट या एक्वागार्ड, अलग अलग कंपनी के नाम से जो वाटर प्योरीफायर आता है, पानी को छानने वाला मशीन, उसमें भी यही होता है कि हम जो नल का पानी रहता है वो इधर आता है, और उसके बाद जो उसकी गंदगी रहती है, अर्थात सल्फेट या कार्बोनेट या फिर कैल्शियम मैग्नीशियम, इनके गंदगी रहते हैं, वो सब इधर हो जाते हैं और सिर्फ पानी इधर फिल्टर होकर आ जाता है। और इस तरीके से ये जो हमारा पानी रहता है ये हो जाता है शुद्ध, और इसको हम नल लगा के बाहर निकाल लेते हैं, पीने वाला जल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। यहाँ पे मैंने विलेय के कण इसलिए नहीं लिखे क्योंकि आरओ का कॉन्सेप्ट आपको समझाना था, इसमें आप विलेय के कण भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है वास्तव में, देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ इतना ही दाब लगाया है जिससे जो परासरण की क्रिया हुई थी वो वापस रुक जाए, अर्थात इतना लेवल पानी का था हमारा उतना ही हो जाए। यहाँ पे हमने क्या किया है, पानी के लेवल को, अर्थात जो अपना वाटर का लेवल था उसको हमने इतना कम कर दिया है नीचे कि इस परासरण की प्रक्रिया से भी नीचे, अर्थात इस पिस्टन को हम यहाँ ना लेकर के पूरा नीचे तक ले जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, परासरण की क्रिया तो सिर्फ इतने में रुक रही है। अब यहाँ पे नीचे तक जब दबा रहे हैं इसको, तो परासरण की क्रिया पूरी तरह से उल्टी हो जा रही है, अर्थात परासरण की क्रिया यहाँ तक सिर्फ रुकेगी, और इससे अधिक करूँगा तो ये जो यहाँ से यहाँ आ रहे थे पहले, अब यहाँ से यहाँ जाना शुरू करेंगे। इस प्रक्रिया में कोई कहीं नहीं जाएगा, ये रुका रहेगा, ठीक है। लेकिन अब इस पिस्टन को मैं नीचे ले आऊँगा तो ये इधर शिफ्ट करना शुरू करेंगे, जिसको मैं इस डायग्राम से दिखाया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा कैसे है, परासरण दाब में सिर्फ रुक रहा है, दोनों के बीच में कोई क्रिया नहीं, परासरण की प्रक्रिया रुकेगी, इसको हम नीचे करेंगे तो परासरण की प्रक्रिया उल्टी हो जाएगी, ठीक है। अर्थात यहाँ के कण इधर आना शिफ्ट करेंगे, और ये फिर स्थिति हमारा कैसे बन जाएगा,
इस तरीके से दिखने लगेगा कुछ देर के बाद, जिसका उपयोग वाटर को प्योरीफाई करने में किया जाता है। अब हम समझते हैं जो परासरण दाब है, इसके द्वारा हम कोई भी जो अवाष्पशील विलेय है अर्थात नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसके मोलर मास की गणना कैसे करते हैं। क्योंकि जो हमारा परासरण दाब अर्थात ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वह एक अणु संख्या गुणधर्म है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, और परासरण दाब का मान विलेय के कण अर्थात विलेय की संख्या पर निर्भर करता है सीधे, अर्थात विलेय की संख्या यदि अधिक रहती है तो परासरण दाब का मान अधिक हो जाएगा। कैसे अधिक होगा, देखिए मान लो इस साइड पे विलेय के कण मैं अधिक कर दूं तो यहाँ से फास्ट चला जाएगा विलायक के कण इस साइड पे, तो परासरण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। कहने का अर्थ है कि सांद्रता यदि बढ़ जाएगा तो कब बढ़ेगा, जब विलेय के कण बढ़ जाएंगे, और विलेय के कण बढ़ जाएंगे जिससे क्या होगा, परासरण की प्रक्रिया फास्ट हो जाएगी। इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारा परासरण है, परासरण एक क्या है, परासरण अणु संख्या गुणधर्म है अर्थात कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, गुण धर्म है जिसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। तो जो परासरण है ये समानुपाती हो जाएगा सांद्रता का, इसको कंसंट्रेशन या सांद्रता कहते हैं। ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा सांद्रता अर्थात इसमें विलेय के मोल को दर्शाया जाता है। सांद्रता हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी जो हमारा द्रव है उसमें कितने मात्रा में विलेय घुला हुआ है उसको कहा जाता है उस विलयन की या उस द्रव की सांद्रता या कंसंट्रेशन। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने समझ लिया होगा, क्योंकि जो हमारा परासरण दाब है जिसको पाई से दर्शा रहे हैं यह सीधा निर्भर कर रहा है विलेय के कणों पर। क्यों, क्योंकि यह एक अणु संख्या गुणधर्म है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ठीक, और दूसरा हम रिलेशन जानते हैं कि जो परासरण दाब है या फिर सिर्फ यहाँ पे सिर्फ पाई का अर्थ परासरण दाब है, लेकिन हम इसको सिर्फ दाब भी समझ सकते हैं, क्योंकि जो दाब होता है वो किसके समानुपाती होता है, वो होता है टेम्परेचर के भी, अर्थात मैं ताप बढ़ा दूंगा तो दाब भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से इस रिलेशन को ले, परासरण दाब समानुपाती C, परासरण दाब समानुपाती T अर्थात ये होता है ताप। अब इस तरीके से दोनों इक्वेशन को मैं जोड़ दूँ तो ये क्या हो जाएगा, परासरण समानुपाती CT। उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। कहने का अर्थ है कि परासरण दाब भी एक सामान्य वाष्प दाब की तरह है, लेकिन वाष्प दाब गैस वाले केस में रहता था, ये सिर्फ द्रव वाले केस में हो रहा है। और जो दाब का यूनिट होता था पास्कल या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, उसी तरीके से ये जो परासरण दाब है इसका भी यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थात ATM या जिसको वायुमंडलीय दाब कहते हैं, या फिर पास्कल या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसका भी वही वाष्प दाब है, सिर्फ नाम बदला है और संकेत बदल गए हैं। बाकी जगह हम जो दाब रहता था उसको P से दिखाते थे, यहाँ पे हम चूंकि शब्द परासरण दाब आ गया इसलिए उसको हम पाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, तो ये दोनों इक्वेशन हमारे इस तरीके से हो जाएंगे। अब पाई यदि मैं इस समानुपाती का निशान हटाऊं तो इसको लिख सकता हूँ RCT। R यहाँ पे क्या है, ये गैस नियतांक है, T है यहाँ पे ताप या टेम्परेचर, और इसका यूनिट किस में रहेगा, केल्विन में। क्यों, क्योंकि ये परम ताप है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, जिसको मैं क्वथनांक में उन्नयन या हिमांक में अवनमन वाला जो सेक्शन था हमारा उसमें मैं बता चुका हूँ। ठीक, यहाँ पे R क्या है, गैस नियतांक है, जिसके मान न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आएंगे उसमें पहले से दिया रहता है, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसी किसी रेयर केस में कभी कभी नहीं देता, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। तो इनके जो मान है इसको मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कराऊंगा उस समय बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से पाई इक्वल टू RCT बन जाएगा। ये हमारा पहला समीकरण, ये हमारा दूसरा, इन दोनों को मिक्स करके हमने बना दिया अगला समीकरण। अब ये हमारा स्थिरांक हो गया, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं CRT। तो ये वाला जो इक्वेशन है इसको याद रखना है आपको, ये आंकिक अर्थात न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा, क्योंकि परासरण दाब का एक सामान्य सूत्र ये है। अब यदि मैं यहाँ पे सांद्रता की बात करूँ तो सांद्रता होता है N/V, सांद्रता बराबर होता है मोल की संख्या अपान आयतन। अब चूंकि हम यहाँ पे जानते हैं कि ये विलेय की सांद्रता है, क्यों, क्योंकि जो हमारा परासरण दाब है वो विलेय के मोल पे निर्भर कर रहा है अर्थात विलेय की संख्या पे। क्यों, क्योंकि यह एक अणु संख्या गुणधर्म है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ठीक, तो इस तरीके से मैं चूंकि विलेय का ले रहा हूँ इसलिए NB/V लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा NB/V, और ये क्या हो जाएगा RT इस तरीके से, अर्थात पाई इक्वल टू NB/V RT। अब NB जो होता है ये होता है मोल, और मोल हम जानते हैं मात्रा अपान क्या होता है, मोलर मास W/M। चूंकि मैं विलेय के लिए ले रहा हूँ इसलिए इसमें B लिख दूंगा, इसमें भी B लिख दूंगा। तो अब ये जो NB है इसके जगह रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, क्या रिप्लेस कर रहा हूँ, इस चीज़ को। तो ये हो जाएगा हमारा WB/MB, और ये क्या हो जाएगा, इसका नीचे V वॉल्यूम और ये RT। अब देखिए ये V/1 है, अब चूंकि अनुपात के रूप में है तो अब ये हमारा जो इक्वेशन है ये कैसा दिखने लगेगा, पाई इक्वल टू WB/MB इंटू 1/V हो जाएगा। ये इधर पलट के, ठीक है, V/1 था तो 1/V, और ये RT। ठीक, अब देखिए हमको MB निकालना था तो MB के मैं इनका जगह रिप्लेस कर देता हूँ। MB अर्थात मोलर मास किसका, विलेय का,
तो इस तरीके से एम बी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपन ए पाई को इधर भेजो, पाई इंटू आर टी अपन क्या है वी है, एक को हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है लिखने का। तो ये हमारा इक्वेशन है। ये इक्वेशन बहुत काम आने वाला है न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जब कभी वन हाफ फैक्टर या वन हाफ घटक दिया रहेगा तो इसके सामने हम आई का गुणा करेंगे, अर्थात जो हमारा ये इक्वेशन है ये वाला, इसमें मैं क्या करूँगा, पाई इक्वल टू आई सी आर टी इस तरीके से बना दूंगा। चाहे यहाँ पे लिखूँ आई शुरू में या फिर इस जगह पे आई अर्थात वन हाफ फैक्टर। और कहाँ ज़रूरत पड़ता था, जब हमारा जो विलेय है ये अर्थात जो घुलने वाला है वो विद्युत अपघट्य टाइप का रहे, इलेक्ट्रोलाइट टाइप का रहे, तब हमको वन हाफ फैक्टर की जरूरत पड़ता है। और इसके लिए सेपरेट वीडियो भी बना रखा हूँ और इनके हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं, किसमें, हिमांक और क्वथनांक वाले सेक्शन में। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपने समझ ली होंगी। और इसको हमने शुरू में भी इस तरीके से मॉडिफाई करके सूत्र लिखा था, वन हाफ फैक्टर का कहाँ ज़रूरत पड़ता है और क्यों ज़रूरत पड़ता है, ठीक। तो एक इक्वेशन हमारा ये हो गया और एक इक्वेशन ये हो गया, और इसी को हमने मॉडिफाई करके ऐसा कर दिया। दोनों सही है, कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं है। अर्थात ये फार्मूला यदि आपको याद रहता है तो आप ये फार्मूला बना लेंगे। ये फार्मूला आपको याद नहीं होगा अभी, भले ही डेरिवेशन के समय पता चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। अब देखिए, जो परासरण दाब है अर्थात ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसका उपयोग किया जाता है जो पॉलीमर होते हैं, जैसे स्टार्च हो गए, हमारे ग्लूकोज हो गए, प्रोटीन हो गया, ठीक है, अर्थात जो बहुलक प्रकृति के नेचुरल बहुलक जैसे जीन हो गए, डीएनए आरएनए हो गए, इनके मोलर मास अर्थात अणु द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये याद रखें, परासरण दाब का उपयोग जितने भी अपने बहुलक होते हैं, जैव बहुलक जिसको बोलते हैं, जैव बहुलक जैसे स्टार्च, ग्लूकोज, प्रोटीन, ठीक है, और साथ में जीन हो गए, डीएनए हो गए, आरएनए, इन सब के मोलर मास अर्थात अणु द्रव्यमान निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से। क्योंकि बाकी जो हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, इसके पहले 3 प्रकार के जो हमने पढ़े थे, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन, उनके द्वारा ये जो डीएनए आरएनए हो गए या फिर और बाकी जो जैव बहुलक बताए, स्टार्च, सेलुलोज, इनके अणु द्रव्यमान या मोलर मास ज्ञात नहीं किए जा सकते, सिर्फ इससे ज्ञात कर सकते हैं। इसको नोट करिए। फिर हम समझते हैं कि जो परासरण दाब रहता है उसके आधार पे हम विलयन को कितने तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं और उसको किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि कभी कभी उनके डेफिनेशन भी पूछता है। और ये डेरिवेशन आता है पेपर में इसी टाइटल से। आपको याद ये रखना है कि परासरण दाब वाले में इस तरीके से स्टार्ट करना है, सभी में हम निकाल रहे हैं अवाष्पशील विलय के लिए अणु द्रव्यमान। अवाष्पशील विलय अर्थात हम जो विलयन बना रहे हैं उस विलयन में जो हमारा सॉल्यूट है अर्थात विलय है, वो ऐसा विलय है जो कि वाष्प नहीं बनाने वाला है, जैसे नमक हो गए, शक्कर हो गए, इस तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए होंगे और ये भी आपने समझ लिया होगा इसका उपयोग कहाँ होता है, उसका डेरिवेशन कैसे बनाते हैं। इसको जल्दी से नोट करिए। फिर हम परासरण दाब के आधार पर विलयन के प्रकार पढ़ते हैं, कितने प्रकार के विलयन हो सकते हैं, और साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। अब हम देख रहे हैं परासरण दाब के आधार पर विलयन कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो अपने विलयन 3 प्रकार के हो सकते हैं परासरण दाब अर्थात ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पर। पहले यदि देखूँ तो उसको बोलते हैं समपराशरी विलयन, अंग्रेजी में इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। समपराशरी का अर्थ है कि जिनके परासरण दाब समान हो। अब किनके परासरण दाब, यदि मैं 2 विलयन की तुलना करूँ, मान लो ए है मेरा और ये दूसरा बी है, ए का परासरण दाब मैं मान लेता हूँ पाई ए और बी का परासरण दाब मैं मान लेता हूँ पाई बी। अब ये 2 हमने विलयन लिया, इन दोनों विलयन के यदि मैं तुलना करूँ और दोनों के परासरण दाब यदि समान रहे अर्थात पाई ए बराबर पाई बी, तब इस टाइप का जो विलयन रहेगा उसको मैं क्या बोलूँगा, समपराशरी विलयन। अर्थात ये जो विलयन के कॉन्सेप्ट है तुलनात्मक अध्ययन के लिए आया गया है। अर्थात 2 विलयन हमारे पास रहेगा और उन दोनों में हम तुलना कर रहे हैं किसका अधिक या किसका कम, या फिर दोनों बराबर हैं कि नहीं है। तो जब 2 विलयन है तो दोनों के यदि परासरण दाब समान रहे तब इस टाइप का जो विलयन रहेगा उसको हम बोलेंगे समपराशरी विलयन। अर्थात जब 2 विलयनों के परासरण दाब समान हो तब उस टाइप का विलयन क्या कहलाएगा, समपराशरी विलयन, जिसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अति पराशरी, अति मतलब बहुत अधिक परासरण दाब रहेगा। अब कैसे बहुत अधिक, मान लो मैं एक कंटेनर लेता हूँ, ये ए है, दूसरा कंटेनर लेता हूँ, ये बी है। अब सपोज इसमें से किसी एक का मैं परासरण दाब अधिक मान लेता हूँ, जैसे ए का मैं अधिक मान लेता हूँ, इसका अधिक परासरण दाब अर्थात पाई लिख देता हूँ, अधिक पाई, और ये कम, किसकी अपेक्षा कम, ये इसकी अपेक्षा कम, और अधिक ये किसकी अपेक्षा, ये बी की अपेक्षा। ए का यदि मैं परासरण दाब लिख दूँ पाई ए और इसका परासरण दाब लिख दूँ मैं पाई बी। अब इनका मैं तुलना कर रहा हूँ। अब हमने क्या देखा, 2 विलयन है, एक का दोनों में से अधिक है परासरण दाब, दूसरे का कम है। तो जिसका अधिक रहेगा उसको हम बोलेंगे समपराशरी विलयन। अर्थात जब किसी विलयन का परासरण दाब अर्थात पाई अधिक हो
तब उसको हम क्या बोलेंगे, अति पराश्रय विलयन। और अति पराश्रय विलयन ये इसको हमने माना हुआ है, ठीक है। अब देखिए अल्प पराश्रय अर्थात परासरण दाब कम हो। अब देखिए ये कि अधिक अर्थात ये जो पाई ए है ये अधिक है और पाई बी क्या है, कम है। ये ऐसे डेफिनेशन हमेशा कंपेयर करने वाले में आएंगे, अर्थात तुलना हम कर रहे हैं इनका वास्तव में। तो दोनों में एक इसका परासरण दाब अधिक है इसलिए हम इस विलयन को अति पराश्रय बोलेंगे अर्थात हाइपरटोनिक, और इसका कम है तो इसको मैं बोलूँगा ये हाइपोटोनिक, अर्थात जिसका परासरण दाब क्या होगा, कम। जिसका परासरण दाब कम हो उसको हम क्या बोलते हैं, ये उसको हम बोलते हैं अल्प पराश्रय या अर्ध पराश्रय विलयन, जिसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। यहाँ पे देखिए पाई बी ये कम है और पाई ए क्या है, अधिक है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम बोल रहे हैं अल्प पराश्रय और इसको हम क्या बोल रहे हैं, अति पराश्रय विलयन। यहाँ भी वही है, ये अति पराश्रय है, अति पराश्रय जिसको हाइपरटोनिक बोल रहे हैं, और ये क्या है, अल्प अर्थात कम मात्रा पराश्रय, अर्थात दो विलयन का तुलना कर रहे हैं। जिसका परासरण दाब कम है उसको अल्प पराश्रय और जिसका अधिक है उसको अति पराश्रय, और यदि बराबर हो तब सम पराश्रय। तो उम्मीद करता हूँ ये विलयन के 3 जो प्रकार हैं इसको आपने समझ लिया होगा। इसके डेफिनेशन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के पर्पज से। और ये सम पराश्रय कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके कंसेप्ट न्यूमेरिकल में भी पूछे जाते हैं। इनको नोट करिए, फिर हम अलग अलग वैरायटी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं जो बोर्ड एग्जाम और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं।